हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 में 3 तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त तरंगों के बारे में चर्चा किए थे। ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम हैं, समझ रहे ना। आज दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें, मतलब दृश्य प्रकाश तरंगों के साथ साथ अपन क्या चर्चा कर लेंगे, पराबैंगनी तरंगे और एक्स किरणें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है गामा किरणें भी चर्चा कर लें। तो अपन 3 तो कंपलसरी है, हो सकता है 4 भी कर लेंगे। तो इनमें से जैसे मैं बात करूं कि इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी तरंगे हैं, तो इन तरंगों को इनके आवृत्ति परास और तरंगदैर्ध्य के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि जो रेडियो तरंगे हैं, है ना, इनका तरंगदैर्ध्य कुछ अलग होता है। और जैसे दृश्य प्रकाश तरंगे आज पढ़ोगे तो इसका तरंगदैर्ध्य कुछ अलग है। तो तरंगदैर्ध्य के क्रम के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक, तो देखिए दृश्य प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य दिया, इसका आवृत्ति परास कितना होता है। तो इन तरंगों का आवृत्ति परास लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि दृश्य प्रकाश तरंग का जो आवृत्ति परास कितना होता है, तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है। अब इसके तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 0.6 दृश्य प्रकाश तरंगों की बात कर रहे हैं ना। तो दृश्य प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच, दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच, यहां पर मैं लिख देता हूं 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य लिख रहा हूं। कितना नैनोमीटर तक? 400 नैनोमीटर के बीच। क्लियर। तो दृश्य प्रकाश तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। क्लियर। तो दृश्य प्रकाश का जो आवृत्ति परास है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। और जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से सूर्य से ही निकलता है। सूर्य दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आर्क लैंप आदि से भी प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे घर में जलता हुआ विद्युत बल्ब है, वहां से भी दृश्य प्रकाश निकलते हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति तो आप नॉर्मल तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि सूर्य से कोई भी पिंड होगा जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वहां से दृश्य प्रकाश निकलती। क्लियर। तो सूर्य जो है मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश का मेन स्रोत है। हमारे जो आसपास उपस्थित तारों में से जो सूर्य एक तारा है, अन्य तारों की बात अलग है जो कि पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, वो सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं, वो भी दृश्य प्रकाश के स्रोत है। लेकिन हमारे आसपास जो तारा उपस्थित है सूर्य, वो मुख्य रूप से स्रोत है। क्लियर। साथ में विद्युत बल्ब वगैरह ये सभी स्रोत है। गुण देखें, दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, मतलब डायरेक्ट आप बल्ब को नहीं देख सकते हैं, आप आपकी आंख में चुभन सा महसूस होगा, है ना, ऐसा लगता है कि आंख बंद हो जाएगा। तो ये दृश्य प्रकाश होती है, ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब पीड़ा। यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। अर्थात समझिएगा, रासायनिक प्रभाव मतलब किसी सतह पर आपतित होती है तो उसके सतह पर क्या होने लगती है, कुछ ना कुछ क्रिया होने लगती है, तो ये रासायनिक प्रभाव कहलाती है। इसी कारण से फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। दृश्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है? किसी धातु के सतह पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यह प्रक्रिया स्टूडेंट कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरणें, है ना, या दृश्य प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होती है तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यह जो परिघटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है स्टूडेंट? तो इसका उपयोग दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, तो प्रकाश के कारण ही ये वीडियो बन रहा है, प्रकाश के कारण ही अक्षर कैमरा तक आ रहा है, और इसी प्रकाश के कारण ही आप अपने मोबाइल में इस वीडियो को पढ़ रहे हो। तो समझ रहे हैं ना बात को, या मोबाइल को आप देख पा रहे हो तो दृश्य प्रकाश के कारण है। क्लियर। तो ये हो गया आपका दृश्य प्रकाश तरंगे। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे पराबैंगनी तरंगे। इनको तरंगदैर्ध्य के आधार पर बांटा गया है, इसलिए सबका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होगा, आवृत्ति परास भी अलग अलग होगा। तो ये 5वां है
है ना। इसके पहले 3 मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी करा चुका है। तो देखिए इन तरंगों का जो आवृत्ति परास होता है लगभग 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। किनकी? पराबैंगनी तरंगों की। पराबैंगनी तरंगों की जो आवृत्ति परास है कहां से कहां तक? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। समझ रहे ना। और यदि इनकी तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर के बीच। जैसे दृश्य प्रकाश का जो था 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच था, लेकिन पराबैंगनी तरंग का जो है वो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर के बीच होता है। क्लियर? ये हो गया इसकी तरंगदैर्घ्य। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्पत्ति की बात की जाए तो पराबैंगनी तरंगे सूर्य बहुत गर्म पिंडों एवं विशिष्ट लैंपों से उत्पन्न होती है। किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है तो ये पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब जैसे डी संक्रमण आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो वो कुछ न कुछ प्रकाश किरणों को उत्सर्जित कर देता है। वहां से जो तरंगे निकलती हैं उनमें से पराबैंगनी तरंगे होती है। समझ रहे हैं? या सूर्य से भी ये तरंगे निकलती हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक लेती है, जिससे पृथ्वी तक नहीं आ पाती, जिससे पृथ्वी में जो जीव जंतु हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं हो पाते। यदि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अवांछनीय किरणें हैं एक प्रकार से जो हमारे शरीर को है ना तीव्रता के साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये पराबैंगनी किरणें सूर्य से मुख्य रूप से निकलती हैं। ठीक, इनके गुण क्या होते हैं? ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं किंतु दृश्य प्रकाश की तुलना में रासायनिक परिवर्तन के लिए अधिक सक्रिय है। ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं और गैसों को आयनित कर देती हैं। ये गैस, ठीक है, गैसों को आयनित कर देती हैं। ये इनके गुण हैं। प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं मतलब कुछ न कुछ प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। जैसे फोटोग्राफिक, जैसे मान लीजिए किसी पर्दे पर इसको आपतित किया जाए तो वहां पर चित्र बन जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको पढ़ा ही रहा, मैंने इसके पहले भी बताया कि किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तो यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। गैसों को आयनित कर देते हैं, जैसे प्लस माइनस जो भी है ये आयनित हो जाती है। क्लियर? तो ये हो गया गुण। इसका उपयोग भी है। तो पहला उपयोग तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, सिंपल तरीके से गैसों को आयनित करने में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। तो पहला नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में। दूसरा हीरे जवाहरातों, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट का पता लगाने में किया जाता है। जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। अब इतना समय जैसे वीडियो रुका रहता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। ठीक है, उपयोग है स्टूडेंट सिंपल तरीके से, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते चलो और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे गणितीय व्याख्या, व्यंजक वगैरह जो है वो समझाने लायक होता है पॉइंट, लेकिन ये पूरा याद करने वाला होता है। लेकिन आपके कोर्स में तो मुझे समझाना पड़ेगा, याद कराना पड़ेगा, तो आप लोग लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, या कि आपको इसका पूरा PDF नोट लेना है तो 9685 295149 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 100 रुपये में पूरा PDF नोट्स दे दिया जाएगा। अगला चलते हैं एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। अब इनका भी जो आवृत्ति परास है अलग होगा। तो इनका आवृत्ति परास 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज के बीच होता है। आवृत्ति परास अलग अलग होता है, आपको पता है। आवृत्ति परास के आधार पर ही इनको बांटा गया है। अब इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 10 नैनोमीटर से, एक्स किरणों की बात कर रहा हूं मैं, 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर के बीच होता है। लिख लीजना, ठीक है, यहां पर लिख लेना 10⁻1 नैनोमीटर से कितना 10⁻⁻4 नैनोमीटर था। ठीक है, एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है तो 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो धात्वीय लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार से ये किरणें उत्पन्न होती हैं। मतलब धात्वीय यानी भारी तत्व है, यदि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उस पर बौछार की जाती है तो वहां से एक्स किरणें निकलती हैं। इनके गुण की बात की जाए तो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, गैसों को आयनित कर देते हैं और प्रतिदीप्त उत्पन्न कर देते हैं। इनकी वेदन क्षमता भी अन्य किरणों के, गामा किरणों की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। एक्स किरणें मानव शरीर में भेद कर सकती हैं।
किंतु हड्डियों, धात्विक पदार्थों आदि द्वारा रोक ली जाती हैं। समझ रहे ना, इसलिए एक्सरे किया जाता है ना, आप लोगों को पता होगा, तो रोकी जाती है, जैसे शरीर को भेद करती है, लेकिन जो हड्डियां वो रोकती हैं तो पता चलता है कहाँ पे क्रैक है। जैसे आपके शरीर में हड्डियां टूटी होती हैं तो हड्डियां इन किरणों को रोकती हैं, यानी प्रतिदीप्त उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से इसका एक्सरे में किया जाता है, मतलब टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना होता है, तो इनका हम प्रयोग करते हैं ताकि हड्डी पता चले, जहाँ से क्रैक होगा तो वहाँ पर है ना वो रोकेगा नहीं, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो वहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पे क्रैक है। इसका उपयोग देखा जाए तो चिकित्सा संबंधी जांच, जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में धात्विक पदार्थों में दरार, दोष आदि का पता लगाने में, क्योंकि दरार जैसे देखिए इन किरणों को मतलब गुजारा गया, शरीर में ही गुजारा गया, तो पता है कि हड्डियां जो हैं तो इनको रोक लेंगी, लेकिन जहाँ पे दरार होगा वो रोक नहीं पाएंगी, तो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अलग प्रतिबिंब बनेगा, पता चल जाएगा कहाँ पे हड्डियाँ टूटी हुई। इसी प्रकार से अन्य पदार्थों का पता लगाने में किया जाता है। लास्ट है गामा किरणें, देख लें फटाफट। इन किरणों की जो आवृत्ति परास है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻22 हर्ट्ज के बीच होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य 10⁻−10 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है, 10⁻−14 नैनोमीटर। ये आप याद कर लो, 10⁻−10 नैनोमीटर से 10⁻−14 नैनोमीटर के बीच होता है ना, इससे भी कम होता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो नाभिकीय अपक्रियाओं से होती है ना, और रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि के विकिरण से स्वतः उत्सर्जित होती है। इनके गुण जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें जो है गैसों को आयनित कर देती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों की वेदन क्षमता बहुत कम होती है। तो ये चीज़ें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं यार, मैं कंप्लीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग इनको पढ़ लो, नहीं तो आप लोग कहो कि सर नहीं पढ़ा है तो हमको पढ़ने नहीं, इनको याद करने लायक है, तो याद कर लेना। उपयोग लिख लें आप लोग। कैंसर के इलाज में हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में भी हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। नाभ की संरचना का पता लगाने में भी हम करते हैं। अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में भी हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या हमने बता दिया, कैंसर के इलाज में, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, नाभ की संरचना का पता लगाने में, एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में, ये हो गए इनके उपयोग। तो नोट डाउन कर लिया करो। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। 4 आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, तो एक्स किरणें पढ़ लिया आपने, गामा किरणें पढ़ लिया, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश तरंगें। तो 4 भाग आपने पढ़ा। इसके पहले 3 भाग हमने पढ़ा दिया था एक ही वीडियो पे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद करने लायक है। कोई मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो डेरिवेशन तो है नहीं कि इसमें समझाने लायक हो, तो कुछ चीज़ें जो याद करने लायक हो तो याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी टिप्पणी में भी 2 नंबर का पूछ दिया जाता है। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।